Hello everyone. So this is the third class of 11th physical geography. ठीक है, 11th क्लास फिजिकल जोग्राफी एनसीईआरटी जोग्राफी हम कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियोस और हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स के मैराथन वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल क्या है? अगर डेफिनेशन हम देखें तो सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है। क्या है? एक डायनेमिक मीडियम है जहाँ पे केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है कॉन्स्टेंटली होती रहती है। ठीक है, तो सॉइल क्या है? एक डायनेमिक मीडियम है जहाँ पे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है। और सॉइल का नेचर डुअल नेचर होता है। ये बोथ जो है प्रोडक्ट ऑफ डीके भी है और मीडियम फॉर ग्रोथ भी है। मीन्स क्या कि यहाँ पे हम देखते हैं पेड़ पौधा सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और अगर वही पेड़ पौधा अगर जो है या डेड एनिमल, तो उसको क्या करेगी, मिट्टी के अंदर जाएगी तो सॉइल उसको डीके करेगी। तो सॉइल के पास डुअल नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट सीजनल चेंजेस। ठीक है, तो सीजनल चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे देखते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो सॉइल जो है कोल्ड भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और मॉइस्ट भी हो सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉइल कैसा हो सकता है? टेम्परेचर और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और मॉइस्ट भी हो सकता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर हम देखें तो स्लोज और स्टॉप्स इफ़ सॉइल इज़ टू कोल्ड और ड्राई। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो हम क्या देखते हैं कि जो अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इनको क्या चाहिए होता है, वार्म चाहिए होता है। ठीक है, कि क्लाइमेट वेदर कैसा हो, वार्म हो। ठीक है, और जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है या ड्राई है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर हम देखते हैं। इंक्रीजेज विथ फॉलन लीव्स और डेड ग्रासेस। तो अगर फॉलन लीव्स और डेड ग्रासेस ज़्यादा हैं जिस एरिया में, तो वहाँ ऑर्गेनिक मैटर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर और मॉइस्चर का सॉइल पे क्या इफेक्ट है, देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, कैसे स्लो और फास्ट होता है। अगर टू कोल्ड और ड्राई है तो स्लो होगा। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मैटर अगर हम देखें तो ये इंक्रीज होता है किसके साथ, फॉलन लीव्स और डेड ग्रासेस के साथ। देन देखते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, पैडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस कहते हैं। तो वेदरिंग, फंडामेंटल स्टेप जो है इसका क्या है, वेदरिंग है। विदर्ड मटेरियल जो है बेस बनेगा सॉइल के फॉर्मेशन से। वेदरिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो जियोमॉर्फिक एजेंट है जैसे कि वाटर, एयर, इन सब के वजह से क्या होता है, वेदरिंग होता है। और जो मटेरियल, सपोज अगर यहाँ कोई मटेरियल है और यहाँ पे ऑलरेडी विंड, एयर, विंड और जो है वाटर, ये सब कुछ एक्ट कर रही है, तो ये कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ये विदर्ड मटेरियल ही मेन फंडामेंटल स्टेप बनेगा। ये टूटेंगे, धीरे धीरे टूटेंगे, फूटेंगे, उसके बाद ही तो सॉइल बनता है। काफ़ी सारा टाइम लगता है। देन ठीक है, देन कोलोनाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, मॉस और लाइकेन जो है ये फर्स्ट है जो कि इनहिबिट करेंगे विदर्ड मटेरियल में। तो विदर्ड मटेरियल में सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया, मॉस और लाइकेन होंगे। ठीक है, देन माइनर ऑर्गेनिज्म फाइंड शेल्टर इन द डिपॉजिट्स। और जो माइनर छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे वही इन डिपॉजिट्स में शेल्टर लेंगे। देन देखते हैं ह्यूमस एक्यूमुलेशन के बारे में। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं और इससे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है। तो डेड ऑर्गेनिज्म और प्लांट जब डीकम्पोज होते हैं तो यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ठीक है, तो अब प्लांट ग्रोथ हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो ग्रास, फर्न्स, बुशेस एंड ट्रीज, तो ये कैसे होते हैं, ये जनरली ग्रो होते हैं स्लो। ठीक है, क्या ग्रास, फर्न्स, बुशेस और ट्रीज, तो इनको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, ये ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये फिर होना कब शुरू होंगे, ये और ज़्यादा बढ़ेगा कैसे, एडेड बाय सीड्स ब्रॉट बाय बर्ड्स एंड विंड। तो जैसा हम जानते हैं कि बर्ड जो है और विंड जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प करती है, तो बर्ड और विंड जब सीड डिस्पर्सल करेगी तो ये जो है ग्रोथ वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ अगर देखें तो ग्रासेस, फर्न्स, बुशेस जो है ये ग्रेजुअली ग्रो होते हैं और ये फिर जो है धीरे धीरे बर्ड और विंड की वजह से और ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। देन रूट पेनिट्रेट डीपर एडिंग सॉइल स्ट्रक्चर। तो जो रूट पेनिट्रेट करता है डीप तक जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट को अगर हम देखें तो प्लांट के रूट जो है अगर डीपर तक जाते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ठीक है, तो प्लांट अगर डीप तक जा रहे हैं तो उसके वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर में ऐड ऑन होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर में और ऐड ऑन होता है। देन एनिमल एक्टिविटी जैसे कि बरोइंग एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल जो है सरफेस पर लेकर के आते हैं, सॉइल के एरिएशन को इन्हेंस करते हैं। तो सॉइल एरिएशन क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे इम्प्रूव होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। तो जैसे जो भी एनिमल है तो वो खोदते रहते हैं, बरो करते रहते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर वो जाते हैं, बरो करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं और उनके एक्टिविटीज से सॉइल एरिएशन में इन्हांसमेंट होता है। सॉइल एरिएशन हमने ऑलरेडी समझ लिया कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे क्या इंप्रूव होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो सॉइल तक कैसे आएगी, तो वो जो एरिएशन कर देंगे वहाँ पे जगह बन जाएगा तो फिर एक्सचेंज ईजिली हो पाएगा, ठीक है। देन सॉइल मैचुरेशन अगर देखें तो सॉइल मैचुरेशन कैसे होता है, रिजल्ट्स इन पोरस स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग वाटर एंड अलाउिंग एयर पासेज। तो जो मैच्योर सॉइल होगा तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, पोरस होगा, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे रिटेन हो सकता है वाटर, और ये मैच्योर सॉइल क्या करेगा, अलाउ करेगा ताकि एयर पास हो सके, ठीक है। तो सॉइल मैचुरेशन में क्या क्या होगा, पोरस स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये कैपेबल होगी वाटर को रिटेन करने में और अलाउ करेगी एयर पासेज को। देन फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो जो मैच्योर सॉइल फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये किस चीज़ से बना होगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने देखा कि प्लांट जो है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा कि वेदरिंग होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया, सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया आएंगे, जब भी वेदर्ड रॉक में तो बैक्टीरिया, मॉस और लाइकेंस ये सब कुछ आएंगे। देन फिर क्या होगा कि कुछ माइनर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे शेल्टर लेंगे, ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है और प्लांट है ये डिकम्पोज होंगे और ये एड ऑन करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल में। देन प्लांट का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो प्लांट में हमने देखा यहाँ पे जो है ग्रासेस, फर्न्स, बुशेस, ट्रीज ये ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्पीड अप कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जो सीड डिस्पर्सल बर्ड्स और विंड के द्वारा होगा। देन रूट जो है डीपर प्रोफाइल तक जाएंगे और इससे सॉइल जो है और ऐड होगा सॉइल के स्ट्रक्चर में। देन एनिमल एक्टिविटी के वजह से क्या होगा, बरोइंग एनिमल जो होंगे तो वो पार्टिकल सरफेस पे लाएंगे और उससे सॉइल एरिएशन बढ़ेगा। सॉइल एरिएशन मतलब हमने समझा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। देन सॉइल मैच्योर होगा, यहाँ पे पोरस स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि कैपेबल है वाटर को रिटेन करने में और अलाउ करने में, अलाउिंग एयर पासेज। तो ये क्या अलाउ करेगा, एयर को पास होने में अलाउ करेगा। देन फाइनल प्रोडक्ट हमें मैच्योर सॉइल मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये रॉक है पेरेंट मटेरियल, ठीक है, तो यहाँ पे मॉसिस एंड लाइकेन ने सबसे पहले अपना घर बनाया, ठीक है। उसका ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ब्रोकन रॉक एंड मिनरल फ्रेगमेंट्स हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ क्या है, ये पेरेंट मटेरियल है। देन यहाँ पे अब रॉक्स वगैरह में हम क्या देख रहे हैं, मिनरल में फ्रेगमेंट्स हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रोक हो रहे हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो रहा है यहाँ पे फिर, और नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर फिर ऐड ऑन हो रहा है। जैसे जैसे प्लांट्स, ग्रासेस धीरे धीरे आते जाएंगे, फिर ये इनका जब डीकम्पोजिशन होगा तो ऑर्गेनिक मैटर और आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ए होराइजन सॉइल कहते हैं। देन फिर क्या होगा, जो है सब, देन कार्बन इसमें सॉइल में क्या होता है, स्टोर होता है। ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पेरेंट मटेरियल, देन सी होराइजन, फिर उसके ऊपर ए होराइजन आया, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने देखा कि इस तरीके से सॉइल का लास्ट में क्या होता है, सॉइल मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अगर सॉइल साइंस और फॉर्मेशन फैक्टर के बारे में देख लेते हैं तो पेडोलॉजी मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल साइंस, और पेडोलॉजिस्ट मतलब होता है अ सॉइल साइंटिस्ट। तो सॉइल साइंटिस्ट को हम क्या कहेंगे, पेडोलॉजिस्ट कहेंगे, और पेडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, तो स्टडी ऑफ सॉइल साइंस को हम पेडोलॉजी कहेंगे। सो इज वेदरिंग सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, क्या सॉइल फॉर्मेशन के लिए सिर्फ वेदरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और भी है? तो नो, सोलली सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ठीक है, क्या है, अदर फैक्टर्स हैं जो वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर हम देख लेते हैं कि जो 5 बेसिक फैक्टर है जिसके वजह से सॉइल बनता है वो क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं क्लाइमेट, ठीक है, टोपोग्राफी, पेरेंट रॉक, टाइम और बायोटा। तो ये सब जो है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक बार हम सॉइल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले जो बेड रॉक है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेडरॉक को हम कहेंगे आर। ठीक है, बेडरॉक होराइजन, आर होराइजन। तो दिस होराइजन इज कंपोज्ड ऑफ अनवेदर्ड रॉक। तो यहाँ पे क्या है, बेडरॉक में अनवेदर्ड रॉक है एंड इट इज़ नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ सॉइल, और ये सॉइल का पार्ट नहीं है। ठीक है, रेदर ऑल द सॉइल लेयर्स लाई ऑन टॉप ऑफ कॉम्पैक्टेड बेडरॉक। तो जितना भी सॉइल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किस पे रहेगा, बेडरॉक पे रहेगा। तो ये बेडरॉक है और इसके ऊपर जितना भी सॉइल है इसी के ऊपर रहने वाला है। तो ये हम बेडरॉक देखते हैं। देन आएगा पेरेंट होराइजन। पहले सबसे नीचे अगर आप जाएंगे डीपर लेयर में तो क्या मिलेगा, बेडरॉक मिलेगा। तो ये सॉइल का पार्ट नहीं है लेकिन जितना भी सॉइल है रहेगा इस पे ही। ठीक है, देन पेरेंट होराइजन, इसको हम सी कहते हैं। तो इसमें क्या है, विदर्ड पेरेंट मटेरियल होगा, पार्शियल ब्रोकन डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसका पार्शियली ब्रोकन डाउन होगा। देन सब सॉइल होराइजन, बी होराइजन, इसमें क्या क्या देखते हैं हम, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ इसमें एक्यूमुलेट होंगे। और क्ले लीस्ड डाउन फ्रॉम ए एंड ई। तो ए और ई से जो भी क्ले लीस्ट डाउन होगा वो सब सॉइल में आएगा, बी में। ठीक है, देन अगर ई को हम देखें तो एलुविएटेड हम इसको कहते हैं। यहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है और मटेरियल फिर यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, तो ये क्या है, जोन ऑफ लीचिंग है और मटेरियल फिर डाउन की तरफ आता है। ठीक है, देन टॉप सॉइल, ए होराइजन। ठीक है, तो इसमें ह्यूमस है, लिविंग क्रिएचर्स है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। देन सबसे ऊपर जो है ऑर्गेनिक होराइजन, ओ होराइजन, इसमें सरफेस लिटर, पार्शियली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें होगा। तो हमने देख लिया कि सॉइल का अगर क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से ये बनी है। तो सबसे नीचे बेडरॉक, उसके ऊपर पेरेंट है, देन सब सॉइल है। तो अगर आप ऊपर से आए तो आप क्या देखते हैं कि सरफेस लिटर या पार्शियली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हम देखते हैं। ठीक है, देन टॉप सॉइल, उसके बाद क्या होता है, टॉप सॉइल होता है जिसमें कि ह्यूमस, लिविंग क्रिएचर्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस टॉप सॉइल में ही होते हैं। तो ए है, देन ई है। ठीक है, जोन ऑफ लीचिंग मटीरियल, जोन ऑफ लीचिंग कहने का क्या मतलब है कि मटेरियल जो है नीचे की तरफ आता है। देन हम सब सॉइल देखते हैं, देन पेरेंट होराइजन देखते हैं, देन बेडरॉक देखते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पेरेंट मटीरियल। ठीक है, ये जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है तो उसमें हम सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं, पेरेंट मटेरियल। तो ये पैसिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। क्या है ये, पैसिव फैक्टर है। इसमें क्या इंक्लूड है, इन सीटू मीन्स, सॉरी, इसमें क्या इंक्लूड है, इन सीटू मीन्स ऑन साइट विदर्ड रॉक डेब्रिस। इसमें क्या इंक्लूड है, ऑन साइट विदर्ड रॉक डेब्रिस इसमें इंक्लूड है, रेसिडुअल सॉइल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और सॉइल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, टेक्सचर, साइज, मिनरल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक डेब्रिस। जो रॉक डेब्रिस है तो उसका टेक्सचर क्या है, साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मिनरल क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड रेट एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग जो है क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा सॉइल प्रोफाइल को, कि वहाँ पे कितना वेदरिंग हुआ है, कितने डेप्थ तक वेदरिंग हुआ है। तो इससे सॉइल प्रोफाइल जो है इम्पैक्ट होगा। यंग सॉइल्स स्ट्रॉन्गली लिंक टू पेरेंट वाइल मैच्योर्ड सॉइल्स में वेरी। तो जो यंग सॉइल होता है तो वो पेरेंट रॉक से लिंक होता है, लेकिन जो मैच्योर सॉइल है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी ये यंग है और ये पेरेंट से यंग सॉइल बना है तो ये पेरेंट के तरह ही होगा ना,
और मैच्योर सॉइल जो है धीरे धीरे मैच्योर होके अब वो डिफरेंट बन चुका है। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल का हम पैसिव देखते हैं रोल। ठीक है, क्या है ये? पैसिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, अब टोपोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। लाइक पेरेंट मटेरियल, ये भी पैसिव फैक्टर है, ये भी पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। इन्फ्लुएंसेस एक्सपोजर टू सनलाइट एंड ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू पेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो टोपोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि ये भी पेरेंट मटेरियल की तरह एक पैसिव फैक्टर है। ठीक है, और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है? इससे हम देखते हैं एक्सपोजर टू सनलाइट एंड ड्रेनेज। ठीक है, स्टीप स्लोप अगर होगा तो थिन सॉइल ड्यू टू इरोजन, तो हम क्या देखते हैं? टोपोग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पैसिव कंट्रोल फैक्टर है ये, और ये एक्सपोज करता है सनलाइट से और ड्रेनेज से। ठीक है, और जो स्टीप स्लोप यहाँ पे होता है, ठीक है, टोपोग्राफी का क्या मतलब है? तो यहाँ पे अगर स्टीप स्लोप होगा इस टाइप से, तो स्टीप स्लोप अगर होगा तो यहाँ पे थिन जो है सॉइल होगा, क्योंकि यहाँ इरोजन ज़्यादा होता रहता है। और जो फ्लैट और अपलैंड एरिया होगा तो यहाँ पे थिक सॉइल होगा। तो इसी में अगर कोई जो फ्लैट अपलैंड एरिया है वहाँ थिक और अच्छा सॉइल होगा और गुड वाटर पर्कुलेशन होगा, इरोजन स्लो होगा। लेकिन अगर स्टीप स्लोप है, इस टाइप से है, ठीक है, स्लोप का अगर ढाल ऐसे है, स्टीप है, तो यहाँ पे थिन सॉइल देखने के लिए मिलेगा। और अगर स्लोप जो है जेंटल है तो फिर यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और थिक क्ले लेयर यहाँ डेवलप होगा और हाई ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्लोप आपका ऐसे है तो ये तो स्लाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर कोई स्लोप अच्छा है तो यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट होकर रह सकती है ना, कि अगर ये जो है यहाँ पे ज़्यादा ये स्टीप नहीं है तो। ठीक है, अब क्लाइमेट का रोल देखते हैं। तो ये एक्ट करता है की एक्टिव फैक्टर। तो हमने देखा अब तक दो पैसिव फैक्टर था, और वो दो पैसिव फैक्टर क्या था? टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल। बट अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट को, और क्लाइमेट जो है ये की एक्टिव फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक को। तो इसमें क्लाइमेटिक एलिमेंट अगर हम देखें कि कौन कौन सा क्लाइमेटिक एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो मॉइस्चर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है सॉइल के बनने के प्रोसेस को। कैसे? थ्रू इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि किस हिसाब का वहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, और ये अफेक्ट करता है सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को, जो कि ज़रूरी है किसके लिए? केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, देन एवापोरेशन और ह्यूमिडिटी अगर हम देखें तो ये क्या कंट्रोल करता है? वाटर रिटेंशन इन सॉइल, और इम्पैक्ट करता है सॉइल के कंपोजिशन एंड मॉइस्चर बैलेंस को। और टेम्परेचर से क्या होता है? सीजनल और डायurnal वेरिएशन अफेक्ट करता है सॉइल के डेवलपमेंट को बाय मॉड्यूलेटिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है सॉइल प्रोसेसेस को, और लो टेम्परेचर क्या करता है? स्लो करता है। इस बात को ऑलरेडी याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ा था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी तो हाई टेम्परेचर में ज़्यादा होगी और लो टेम्परेचर में कम होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? क्लाइमेट का क्या रोल है? तो ये एक्टिव फैक्टर है। क्लाइमेट की वजह से मॉइस्चर डिपेंड करेगा कि कितना मॉइस्चर, कितनी बारिश वहाँ हो रही है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, और जो है एवापोरेशन और ह्यूमिडिटी से क्या होगा? ये वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है सॉइल में, सॉइल का कंपोजिशन और मॉइस्चर बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सीजनल एंड डायurnal वेरिएशन अफेक्ट करता है सॉइल के डेवलपमेंट को। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन का रोल देख लेते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड सॉइल विद एसेंशियल मॉइस्चर। तो अगर बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? मॉइस्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इससे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या देखा था? टेम्परेचर ज़्यादा एंड देन ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट ज़्यादा। ठीक है, तो फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स, अगर एक्सेस वाटर होगा तो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉइल कंपोनेंट का, क्योंकि सॉइल अगर है तो ये नीचे फिर ज़्यादा वाटर के साथ ये नीचे आएगी, तो यहाँ पे सॉइल जो है डाउनवर्ड उसका जो है हम मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलुविएशन। क्या कहते हैं? इलुविएशन। ये जो है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो सॉइल की, अगर हम लेयर देखें तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलुविएशन कहेंगे। डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी हमने देखा इलुवियल जोन।
ठीक है। ये इलुविएटेड होराइजन, ई होराइजन जो है ये जोन ऑफ लीचिंग होता है, यहाँ पे मटेरियल नीचे की तरफ आता है। तो अगर यहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ आएगा। तो ई होराइजन जो है, ठीक है, एलुविएटेड होराइजन, तो यहाँ जोन ऑफ लीचिंग होता है और मटेरियल नीचे आता है, ठीक है। और सबसॉइल होराइजन में हमने क्या देखा था, आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स जो है एक्यूमुलेट होता है एंड क्ले लीज्ड डाउन फ्रॉम ए एंड ई, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्ले जो है लीस्ट डाउन होता है और कुछ यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड जो है एक्यूमुलेट होता है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ हम मॉइस्चर की वजह से क्या देख रहे हैं, इलुविएशन होता है, ठीक है, इलुविएशन, एंड देन दीज कंपोनेंट आर डिपॉजिटेड फर्दर डाउन इन द प्रोसेस कॉल्ड इलुविएशन। तो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा कि नीचे जा करके फिर ये जो है जमा होता है। तो जो डिपॉजिट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलुविएशन। तो अब स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ई जो है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, ये बस इतना याद रखना, ई पहले आता है, ठीक है। अगर सपोज इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये इलुविएशन था या इलुविएशन था, आई था या ई था, तो फिर ये याद रखना है कि ई जो है पहले आता है तो यहाँ पे सॉइल जो है डाउनवर्ड आता है, ठीक है, एंड देन आई बाद में आता है तो यहाँ डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। देन इम्पैक्ट इन हाई रेनफॉल एरिया, हाई रेनफॉल एरिया में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम देखें वेट इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, जहाँ पे वेट इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, अभी हम क्लाइमेट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे वेट इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाई होता है। तो यहाँ जो कुछ एलिमेंट है जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है सिलिका का, वो सॉइल से रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है। और जो ये सिलिका का रिमूवल होता है सॉइल से, इस प्रोसेस का नाम है डीसिलिकेशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज टर्म्ड एज डीसिलिकेशन। और ये वाला पॉइंट तो भूलना ही नहीं है, इस पे तो क्वेश्चन भी बना, ठीक है। वेट इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पे कि हाई रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स या कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स कुछ भी जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिलिका ये रिमूव हो जाता है क्योंकि यहाँ बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये लीचिंग वाला, ये वाली चीज़ें जो है आई थिंक 2023 में भी पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देन सॉइल फॉर्मेशन इन ड्राई एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने देखा कि अगर मॉइस्चर है तो कैसा होगा। मॉइस्चर है तो प्रोसेस जो है फास्ट होगा, जल्दी से होगा, चीज़ें सेटल जल्दी होगी, ठीक है। देन ड्राई क्लाइमेट में अगर देखें तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा है प्रेसिपिटेशन से, मतलब क्या हो रहा है, वाटर जो है एवापोरेट होकर ऊपर जा रही है, लेकिन प्रेसिपिटेशन तो कम है यहाँ पे, ठीक। सो नेक्स्ट फिर क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है ग्राउंड वाटर राइजेस टू द सरफेस। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं ड्राई क्लाइमेट में कि एवापोरेशन जो है ज़्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन से, और कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो अब सरफेस की तरफ आ रहा है, ठीक है, राइज करता है। देन सॉल्ट एक्यूमुलेशन एज वाटर एवापोरेट्स, और जैसे जैसे वाटर एवापोरेट करके जाता है तो क्या होता है, सॉल्ट रह जाता है, ठीक है, और ये एक क्रस्ट बनाता है, ठीक है, जिसको कि हम हार्ड पन्स कहते हैं। क्या बनाता है ये, हार्ड पन्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होगा और एवेपोरेशन एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन को, वहाँ पे सॉल्ट भी रहेगा और हम क्या कहेंगे उसको, हार्ड पन। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखते हैं क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, इक्वेटोरियल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि लीचिंग हो रही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह या एलिमेंट है, तो वो उनका क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, अगर सिलिका रिमूव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीसिलिकेशन कहते हैं। हमने ड्राई क्लाइमेट में देख लिया। अब ट्रॉपिकल और इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स जो है यहाँ बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होते हैं और नोड्यूल्स बनाते हैं, कंक्रीशंस बनाते हैं, जिसे कि हम कंकर कहते हैं। तो कंकर फॉर्मेशन हम कहाँ देखेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखेंगे, ठीक है। कहाँ देखेंगे हम, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो हमने टेम्परेचर का प्रेसिपिटेशन का रोल देख लिया कि मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या होता है। फिर ड्राई क्लाइमेट में हमने देख लिया हार्डपन होगा, एंड देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमने देख लिया कंकर होगा। कहाँ पे कंकर होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। हार्डपन कहाँ पे होगा, ठीक है, हार्डपन कहाँ पे होगा, आपको भी बताना है कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, सिर्फ पैसिवली सुनने से नहीं होगा, एक्टिवली देखना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो ड्राई क्लाइमेट में जो है क्या होगा, हार्डपन होगा। ठीक है, देन टेम्परेचर्स रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर का अगर रोल देखें सॉइल फॉर्मेशन में तो क्या है, तो टेम्परेचर क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर हाइयर टेम्परेचर होगा तो केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, कूलर टेम्परेचर होगा तो रिड्यूस होगी केमिकल एक्टिविटी, एक्सेप्ट कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का प्रोसेस होगा कूलर टेम्परेचर में भी, लेकिन केमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। उसको याद रखना है कि रिड्यूस नहीं होगी, नहीं मीन्स रिड्यूस होगा। ठीक है, सो क्या होगा, एक्सेप्ट कार्बोनेशन, केमिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। और फ्रीजिंग कंडीशन में हम क्या देखते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लार्जली स्टॉप, ज़्यादातर तो ये स्टॉप ही हो जाएगा। देन इम्पैक्ट अगर हम देखें सॉइल प्रोफाइल का, तो सॉइल प्रोफाइल पे तो ट्रॉपिकल सॉइल हम क्या देखते हैं, हाइयर टेम्परेचर लीड टू डीपर सॉइल प्रोफाइल। तो ट्रॉपिकल एरियाज में हम डीपर सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। और टुंड्रा रीजन में हम क्या देखते हैं, सॉइल जो है मोस्टली क्या होते हैं यहाँ पे, कोल्ड टेम्परेचर रिजल्ट्स इन सॉइल दैट मोस्टली कंटेन मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल। तो ये थिन भी होगा और जो मैकेनिकली टूट फूट करके ब्रेक हो करके ही बना है वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल एक्शन तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से टुंड्रा रीजन में हम देखते हैं कि सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इवन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉइल जो है अवेलेबल ही नहीं है अच्छे से। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर रिजल्ट्स इन सॉइल दैट कंटेन मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल। तो मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए टुंड्रा वगैरह में हम क्या देखते हैं, सॉइल प्रोफाइल अच्छा नहीं होता है जितना कि जो वार्म एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। यहाँ पे डीपर सॉइल प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रोल देखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रोल क्या है, हमने अब तक टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का रोल देख लिया, मीन्स क्लाइमेट का रोल देख लिया। ठीक है, और इससे पहले हमने और दो फैक्टर को देखा, दैट इज़ क्या देखा हमने, क्लाइमेट देख लिया, देन टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी को देख लिया एंड जो है पेरेंट मटेरियल को देख लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या फिनिश किया, टोपोग्राफी को देखा, पेरेंट मटेरियल को देखा एंड क्लाइमेट को देखा। अब हम बायोटा और टाइम देखने वाले हैं। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में बायोलॉजिकल क्या एक्टिविटी होती है, तो रोल ऑफ वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म देखते हैं। प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं पेरेंट मटेरियल को, और फिर ये धीरे धीरे एड ऑन, हमने देखा था फर्स्ट प्रोसेस की छोटे छोटे प्लांट्स, एनिमल्स, मॉसेस, लाइकेंस, ये सब आएंगे। फिर इससे धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल का एडिशन होगा और मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिशन, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है लाइक नाइट्रोजन, तो ये किसकी वजह से आता है, वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स की वजह से। देन ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, जैसे डेड प्लांट ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, एक फाइन ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सॉइल को इनरिच करता है। तो ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और ये ऐड करते हैं किसकी वजह से, वेजिटेशन या प्लांट की वजह से, ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन ऑर्गेनिक एसिड, अब देखते हैं क्या चीज़ें होगी। ड्यूरिंग हमीफिकेशन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मतलब ह्यूमस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइम में जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑर्गेनिक एसिड जो है बन रहा है। ठीक है, और ये एसिड फिर हेल्प करते हैं डीकम्पोज करने में मिनरल्स को। ठीक है, सॉइल के पेरेंट मटीरियल में फिर ये ह्यूमिफिकेशन होता है और ह्यूमिफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिक एक एसिड बनता है और वो ऑर्गेनिक एसिड फिर हेल्प करते हैं डीकम्पोज करने में मिनरल को। ठीक है, और इससे फिर सॉइल डेवलपमेंट और अच्छा होता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी थ्रू ऑर्गेनिक मैटर एंड डीकम्पोजिशन, ये है क्रूशियल है। ठीक है, और इसके वजह से जो है इन्हेंस होता है सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर। मीन्स क्या है कि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इसका होना ज़रूरी है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर जो है अच्छा होता है। ठीक है, तो
तो अब डिफरेंट क्लाइमेट में कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ब्रेक डाउन होगा, ह्यूमिफिकेशन के टाइम पे जो ब्रेक डाउन होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का तो ऑर्गेनिक एसिड आएगा और इससे फर्दर डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम अब देखते हैं कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो है, तो अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो है तो लीडिंग टू अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे डीकम्पोज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा और जो है एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस हम देखते हैं, ठीक है। इन एरियाज जैसे कि आर्कटिक और टुंड्रा, यहाँ पे पीट लेयर बनता है ड्यू टू लो डिकम्पोजिशन रेट। तो पीट लेयर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ डिकम्पोजिशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे पीट लेयर देखते हैं। तो यहाँ पे अनडिकम्पोज्ड मैटर होगा और एक्युमुलेशन हो जाएगा ह्यूमस का, ठीक है। और वार्म क्लाइमेट में देखते हैं हम ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और इक्वाटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इंटेंस होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। इन सारी चीज़ों को समझना है क्योंकि ये जो अभी चीज़ें मैं कवर करवा रही हूँ तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, 2-3 बार बना हुआ है इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो जो ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और इक्वाटोरियल क्लाइमेट है, यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है, इंटेंस होता है और जिसकी वजह से फिर रैपिड ऑक्सीडेशन होता है डेड वेजिटेशन का, और इससे फिर हम क्या देखते हैं, लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। तो यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। अब समझना है इस चीज़ को, अब फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ह्यूमस कंटेंट, सबसे पहले तो आपने समझा कि ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, तो जो भी ये डीकम्पोज्ड मटेरियल है यही सब तो ह्यूमस कंटेंट हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और इक्वाटोरियल क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और बैक्टीरियल ग्रोथ के ज़्यादा होने की वजह से रैपिड ऑक्सीडेशन होता है डेड वेजिटेशन का, तो यहाँ लो ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल में मिलेगा। और जो कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो होगी और इसके वजह से अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो यहाँ डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या रह जाएगा, अनडिकम्पोज्ड रह जाएगा और इसी से फिर एक्युमुलेशन होगा ह्यूमस का। कहाँ पे, सब आर्कटिक और टुंड्रा में, ठीक है। पीट लेयर यहाँ पे बनेंगे, इस बात को जो है ध्यान देना है, ठीक है। क्या बनेंगे यहाँ पे, पीट लेयर। चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है और ह्यूमस को याद रखना है कि ह्यूमस है क्या, डेड प्लांट की वजह से ह्यूमस होगा, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट डेड होंगे तो यहाँ पे ह्यूमस होगा, क्योंकि ह्यूमस क्या है, एक फाइन ऑर्गेनिक मैटर है। कि ह्यूमस क्या है, सिंपली एक फाइन ऑर्गेनिक मैटर है जो कि इनरिच करता है सॉइल को और डेड प्लांट की वजह से ह्यूमस जो है बढ़ेगा। और इस चीज़ को मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये भूलने वाली भी बात है, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोल्ड क्लाइमेट में एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस ज़्यादा होगा और वार्म क्लाइमेट में लो ह्यूमस कंटेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रैपिड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एयर से केमिकली यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो अवेलेबल है नाइट्रोजन उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो जो गैसियस नाइट्रोजन है, ठीक है, एयर में, उसको केमिकली यूजेबल फॉर्म बनाएंगे प्लांट के लिए और इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। हमने ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट की क्लास में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा और बहुत काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि ज़रूरी है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है इसका नाम याद रखना जरूरी है। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है कहाँ रहते हैं, रूट नोड्यूल में रहते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन प्लांट होते हैं दाल वाले, तो उनके रूट नोड्यूल में ये रहते हैं और ये बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और मेकिंग इट अवेलेबल टू होस्ट प्लांट, और होस्ट प्लांट के लिए अवेलेबल बनाते हैं, जिससे कि उस प्लांट की, जिस प्लांट में ये रह रहे हैं उस प्लांट का ग्रोथ होगा और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल, अब लार्ज एनिमल का क्या इन्फ्लुएंस है देख लेते हैं। तो जैसे एंट्स है, टर्माइट्स है, अर्थवॉर्म्स है, रोडेंट्स है और अदर कुछ एनिमल्स है, तो इसका मैकेनिकल, इन सारे एनिमल्स का हम क्या देखते हैं, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस देखते हैं सॉइल पे। ये एनिमल रीवर्क करते हैं सॉइल पे, ये एनिमल क्या करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। और ये क्या करते हैं, अगर एंट है तो एंट को आपने देखा होगा कि मिट्टी को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, इससे सॉइल एरिएशन और मिक्सिंग में हेल्प होता है। तो एयर क्या होगा, डीपर लेयर तक एयर वाटर जो है जा पाएगी। तो अगर अर्थवॉर्म का रोल देखें
तो अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म फीड करता है सॉइल पे, ठीक है। एंड द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉइल दैट पासेस थ्रू देयर बॉडीज चेंजेस। तो होता क्या है कि अर्थवॉर्म फीड करता है सॉइल पे और जो टेक्सचर है और केमिस्ट्री है सॉइल की वो भी चेंज होती है, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है कुछ चीज़ें रिलीज भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है इनका, तो ये सारी चीज़ें फिर हेल्प करती है सॉइल को, ठीक है। इनकी एक्टिविटी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल एरिएशन में। हमने देखा कि एरिएशन क्या होता है, तो सॉइल के एरिएशन में अर्थवॉर्म जो है हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, और इनसे फिर क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी। तो ये कंट्रीब्यूट करता है सॉइल फॉर्मेशन और फर्टिलिटी में। तो हमने देख लिया कि एनिमल का भी रोल है, लार्ज एनिमल का भी रोल होता है, एंड देन जो छोटे एनिमल होते हैं एंड्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, तो ठीक है, तो इन सब का मैकेनिकल इन्फ्लुएंस होता है। देन टाइम इन सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, टाइम का रोल देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो टाइम एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, ठीक है, क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर है, और टाइम क्रूशियल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। क्या है, क्रूशियल फैक्टर। जैसे हमने देखा बायोटा का रोल कि जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो रही है ये भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसी तरीके से सॉइल जो है सॉइल फॉर्मेशन में टाइम एक क्रूशियल फैक्टर है, और ये डिटरमाइन करता है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल मैच्योरेशन क्या है, क्या होता है, अ सॉइल बिकम्स मैच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो हम मैच्योर कब कहेंगे, जब सारा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, वेदरिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये सब कुछ हो जाता है एक सफिशिएंट पीरियड तक, तब जाकर के सॉइल का जो है क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और सॉइल पूरा मैच्योर होता है, सॉइल होराइजन का डेवलपमेंट होता है। और यंग सॉइल क्या होता है, सॉइल्स फॉर्म्ड रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम और ग्लेशियल टिल आर कंसिडर्ड यंग सॉइल। तो जो रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है एलुवियम, ठीक है, या ग्लेशियल टिल जो अभी डिपॉजिट हुआ है रिसेंटली, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, यंग सॉइल कहेंगे। अभी मीन्स नॉट अभी, अभी कहने का मतलब है रिसेंटली, ठीक है, कि जो रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है एलुवियम और ग्लेशियल टिल। These soil typically have no horizons और poorly developed horizons। तो इन सॉइल का जो अभी रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है, तो इनका या तो होराइजन नहीं होगा या पुअरली डेवलप्ड होराइजन होगा, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। अब कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि कितने टाइम तक बनकर तैयार हो जाएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म टू फॉर अ सॉइल टू डेवलप एंड मैच्योर। तो कोई ऐसा टाइम है नहीं फिक्स कि इतने टाइम में सॉइल बन के तैयार, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, जो कि हमने देखा कि कोल्ड होगा तो क्या होगा, हॉट होगा तो क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा तो क्या होगा, ड्राई होगा तो क्या होगा, कंकर कहाँ बनेगा, ठीक है, हार्डपन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। तो देन अगेन आई एम आस्किंग कि कंकर कहाँ होगा, हार्डपन कहाँ होगा, एटलीस्ट इन दो चीज़ों को तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और सॉइल के 5 फैक्टर्स क्या हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यस इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस फ्रॉम सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस और सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर ये अलग है या सेम है। तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है कि ये एक्टिव एक्शन है। जैसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा, वेदरिंग हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, जिससे कि डायरेक्टली सॉइल बन रहा है। और सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर, तो ये क्या है, जो सॉइल को बनने में कंट्रोल कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर का रोल है, ठीक है। क्या रोल है, एक्सटर्नल कंडीशन है ये, जैसे कि पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा कि सॉइल कैसे बनेगा, ठीक है। बट डू नॉट एक्टिवली क्रिएट इट, लेकिन ये एक्टिवली क्रिएट नहीं करेगा। तो हमको ये समझना है इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस मतलब क्या, सॉइल बनने की प्रक्रिया, किस प्रोसेस से सॉइल बना, और सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल एजेंट, कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा जो है एजेंट है जो कि इन सारी चीज़ों को या तो बढ़ा रहा है, स्पीड अप कर रहा है, या रोक रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने ये सब चीज़ों को देखा कि स्पीड अप क्या कर रहा है, पेरेंट मटीरियल, अगर पेरेंट मटीरियल सही है या कोई भी चीज़ है या पहले से डेवलप है तो और भी चीज़ें ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। क्लाइमेट का एक्शन हमने देखा, इससे बढ़ेगा या घटेगा। टोपोग्राफी से भी हमने देखा कि अगर स्टीप स्लोप है या कुछ है, ऊंचे एरिया में है, सनलाइट ज़्यादा है, बढ़ेगा या घटेगा। टाइम अगर ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये सब जो है सॉइल फॉर्मिंग, ये कंट्रोल फैक्टर और सॉइल फॉर्मिंग फॉर्मेशन प्रोसेस, इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है बुक में एक क्वेश्चन था कि क्या ये दोनों अलग है या सेम है। तो याद रखना है कि ये सब जो है
सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस अलग है और सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर अलग है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि टाइम, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल, ये तीनों जो है पैसिव कंट्रोल फैक्टर क्यों हैं, ठीक है। क्या क्या, टाइम, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल, ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि टाइम क्या करता है, ये अलाउ करता है सॉइल को, सॉइल प्रोसेस टू वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड लीडिंग टू सॉइल मैचुरेशन एंड प्रोफाइल। तो टाइम के लिए भी लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। और टोपोग्राफी क्या करता है, एक्सपोजर और ड्रेनेज से ये क्या करता है, अफेक्ट करता है एक्सपोजर एंड ड्रेनेज ऑफ पेरेंट मटेरियल। लेकिन डायरेक्टली ये सॉइल तो क्रिएट नहीं कर रहा है, इस प्रोसेस से सॉइल तो नहीं बन रहा है, बल्कि अगर सॉइल बन रहा है और स्टीप स्लोप है या कहीं पे सनलाइट ज़्यादा है तो इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन पेरेंट मटेरियल, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सॉइल बट डजंट एक्टिवली शेप द सॉइल्स फॉर्मेशन। तो क्या अगर सिर्फ पेरेंट मटेरियल हो गया तो हो गया कि सॉइल कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये क्या उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? उस चीज़ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो है पेरेंट मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल है लेकिन एक्टिवली शेप नहीं कर रहा है सॉइल के फॉर्मेशन को, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा था कि पेरेंट मटेरियल पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, पैसिव फैक्टर है, टोपोग्राफी पैसिव फैक्टर है, टाइम भी पैसिव फैक्टर है। तो अब दो चीज़ क्या बच गए जो कि एक्टिव फैक्टर है, तो एक्टिव फैक्टर है क्लाइमेट, एक्टिव फैक्टर है बायोटा, ठीक है। कि क्या वेजिटेशन या क्या चीज़ें वहाँ सॉइल में कितना ज़्यादा जा रहा है, जिससे कैसे ज़्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन होगा या कम ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। अब आप एक चीज़ ये भी बताइए कि लो ह्यूमस फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, एंड जो है ज़्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन कहाँ होगा, ज़्यादा ह्यूमस, हाई ह्यूमस हम किस एरिया में देखेंगे, ठीक है। तो 5 मेजर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, तो 5 मेजर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या है, ये हमने ऑलरेडी देखा, पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट, ठीक है। और ये हैंस जेनी के अकॉर्डिंग भी 5 मेजर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। पेरेंट मटेरियल हमने एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर अ रिवीजन इसको देख लेते हैं कि हैंस जेनी के अकॉर्डिंग पेरेंट मटेरियल, देन क्लाइमेट, देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देन रिलीफ या टोपोग्राफी एंड टाइम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, CLORPT मीन्स CL फॉर क्लाइमेट, O से ऑर्गेनिज्म, R से रिलीफ, P से पेरेंट मटेरियल, T से टाइम एंड S से सॉइल। ये जेनी का जो मॉडल है उसका फॉर्मूला है। बेसिकली वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल फॉर्मिंग जो है फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है।